वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हम हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का विशद विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला सवाल, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, जिसको एस्थेटिक कहते हैं। लेकिन भाषा शिक्षण का मतलब है कि भाषा अगर हमारे अनुभवों से जुड़ रही है, हमारे अनुभव भाषा से जुड़ रहे हैं, दूसरों के अनुभवों से अगर हम भाषा के द्वारा जुड़ पा रहे हैं, भाषा का प्रयोग करके अगर हम में सृजनशीलता का विकास होता है, हम सृजनशील बन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर भाषा हमारे प्रयोगों में दिखती है या भाषा का अगर हम लोग प्रभावी प्रयोग कर पाते हैं, प्रभावी इस्तेमाल कर पाते हैं, तो भाषा शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 को देखें, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन गहनतम ज्ञान भाषा शिक्षण का कभी भी सर्वोपरि उद्देश्य में नहीं आता है, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। ऑप्शन नंबर 4 देखें, ऑप्शन नंबर 4 भी भाषा शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य हो सकता है, लेकिन जब हम लोग सर्वोपरि की बात करते हैं, सबसे प्रमुख उद्देश्य की बात करते हैं, तो वहाँ पे भाषा का अनुभवों से जुड़ना, दूसरे के अनुभवों से अपने आप को भाषा के माध्यम से जोड़ना, अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना, भाषा शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य माना जाता। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में सबसे ज्यादा सहायक कौन है? यहाँ पे 3 चीजों पे जोर है, सुनी हुई भाषा, पढ़ी हुई भाषा और समझी हुई भाषा को सहज तरीके से, स्वाभाविक तरीके से डेवलप करने में सबसे इफेक्टिव कौन है? औपचारिक पत्र लेखन ज़्यादा प्रभावी नहीं है। यहाँ पे अगर अनौपचारिक होता तो ज़्यादा करीबी ऑप्शन हो सकता था। किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना, कहानी को संक्षेप में लिखने से हमारे भीतर में एक प्रकार का समराइजिंग, एक प्रकार का संक्षेपण डेवलप हो सकता है। सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में, अब देखिए जब अपने शब्दों की बात आती है तो अपने शब्दों का मतलब वहाँ पे कुछ रचना हो रही है, वहाँ पे किसी प्रकार की सृजनशीलता की बात की जा रही है, अपने शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना। जब भी हम लोग भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो भाषा शिक्षण में 2 बात पे विशेष जोर दिए जाने की जरूरत है। भाषा शिक्षण के द्वारा या भाषा शिक्षण का ऑब्जेक्टिव ये, उद्देश्य ये है कि उसका प्रायोगिक कुशलता आपके अंदर होनी चाहिए और आपके अंदर सृजनशीलता का विकास, आप अपनी बातों को, आप अपने विचारों को प्रभावी तरीके से, मौलिक तरीके से अभिव्यक्त करने में सक्षम हो पा रहे हैं या नहीं, ये भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ये एनसीएफ 2005 में भी हमें भाषा शिक्षण की बात वाले में ये सारी बातें देखने के लिए मिलती है। सो बेहतरीन जवाब ऑप्शन नंबर 3, सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होगा। अपर प्राइमरी लेवल पे व्याकरण टीचिंग या ग्रामर टीचिंग किस चीज़ के डेवलपमेंट में सहायक होगा? व्याकरण की परिभाषाओं को जानना बेहतर है, लेकिन कंठस्थ करने पे जोर नहीं होना चाहिए। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। जब हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज या भाषा में 3 चीज़ों पे जोर है। सबसे पहले भाषा का मतलब कुछ सांकेतिक चिन्हों की उपस्थिति, नियमों के द्वारा उसे एकीकृत करना और फिर उसे संप्रेषण के रूप में अपने भाषायिक माध्यम का हिस्सा बनाना। यहाँ पे तो अगर भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझते हैं, उसके व्याकरणिक समझ को समझते हुए या व्याकरण के बारे में जानकारी रखते हुए अगर उसकी नियमबद्धता के बारे में हमारी जानकारी होती है और उसका विशद विश्लेषण अगर हम कर पाते हैं, तो यहाँ पे व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य ज़्यादा अर्थपूर्ण रूप में हमारे सामने दिखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति पर जोर देना, लेकिन अत्यधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। भाषा की प्रकृति, प्रकार और व्याकरणिक नियमों को समझना, ना कि उसे कंठस्थ करना। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के लिए या हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे बेहतरीन या उपयोगी नहीं हो सकती है? यहाँ पे जोर किस पे है? नहीं पे है। नंबर 1,
पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण। अगर यहाँ पे ड्रामेटाइजेशन हो रहा है, अगर यहाँ पे नाट्य रूपांतरण हो रहा है, तो बच्चों को उन कहानियों को में जो उन्होंने पढ़ा उसे डे टू डे जीवन में या रियल लाइफ एक्सपीरियंस में या कहीं ना कहीं एक ड्रामा के द्वारा आप देख सकते हैं बच्चा उसे अपने व्यवहार में भी लाने की कोशिश करेगा। विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। दैट मीन्स क्या हुआ कि विज्ञापन के द्वारा, पोस्टर, साइन बोर्ड, इन सब चीज़ों के द्वारा जो भी अपने आसपास के प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है, जो भी मीडिया है, जो भी अलग अलग विज्ञापन के माध्यम, उस तरीके से भी बच्चा अपने आप को वहाँ से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, ये बेहतरीन ऑप्शन नहीं है। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, क्या बच्चा उसके पीछे उसके अर्थ को समझ रहा? सिर्फ वाक्य बनाने से मतलब नहीं है। क्या वाक्य बनाने के पीछे निहितार्थ क्या है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है? बच्चों से अर्थ, अगर मुहावरे के अर्थ को निकलवा कर अगर वाक्य बनवा रहे हैं तो उसके पीछे क्या हमारा उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। 2 और 4 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अगर आप देखें तो। ऑप्शन नंबर 3 जो है, मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, ये बेहतरीन ऑप्शन भाषा शिक्षण या भाषा की कक्षा में एक गतिविधि के फॉर्म में नहीं हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से किस चीज़ पर निर्भर करता है? पाठ्य पुस्तक पर या पाठ्य पुस्तक पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक समृद्ध भाषिक परिवेश पे चॉम्स्की की बात करें या संदर्भ परक रचनात्मक अगर या रचनात्मक अधिगम पे वाइगोत्स्की की बात करें, सोशियो कल्चरल थ्योरी की बात करें, तो कहा जाता है कि अगर भाषा हमारे परिवेश में है, अगर भाषा की परिवेशीय उपलब्धता है, तो वो बच्चे को सीखने के लिए एक बहुत बड़ा संदर्भ देती है ना। समृद्ध भाषिक परिवेश, आकलन की औपचारिकता नहीं होती, अगर अनौपचारिकता होती तो क्लोजेस्ट ऑप्शन हो सकता था। संचार माध्यम एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन संचार माध्यम अगर उसी समृद्ध भाषिक परिवेश का अगर अभिन्न हिस्सा है, सो यहाँ पे ब्रॉडर कंसेप्ट देखें तो समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यम दोनों हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन में समृद्ध भाषिक परिवेश, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ। फिर देखिए यहाँ पे भाषा के प्रयोग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। भाषा के प्रयोग का मतलब है, भाषा का मतलब है अपनी बात कह पाना, औरों की बात को समझ पाना। यहाँ पे निहितार्थ का मतलब क्या कहने की कोशिश उस प्रिंट मीडियम के द्वारा, उस संचार माध्यम के द्वारा या आसपास के भाषिक परिवेश में भाषाई नियम या भाषाई अभिव्यक्ति में किन बातों को संप्रेषण के द्वारा संप्रेषित करने की कोशिश की जा रही है, बच्चा इसके अर्थ को समझ पा रहा है या नहीं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास करना, अभ्यास करके भी अगर निहितार्थ को नहीं समझ पा रहा है, उस अभ्यास का कोई अर्थ नहीं है। भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा ले, लेकिन हिस्सा लेके भी अगर निहितार्थ को नहीं समझ पाया, कोई मतलब नहीं है उसका। भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करे और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करे। कुल मिला के अगर ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 की बात करें, इसी का जो रिजल्ट है, इसी का जो एक आप बोल सकते हैं जो आप क्रक्स है, उसी का जो निचोड़ है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट वन, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल में है, इसको प्लीज ध्यान से सुनने देखेंगे। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिन्न हिस्सा होती है। भाषा सीखने का अर्थ क्या, उसकी बारीकी को सीखना है, क्योंकि भाषा किसी भी व्याकरण का नहीं, हर भाषा का व्याकरण हो कोई ऐसा जरूरी नहीं है। भाषा की नियमबद्धता को सीखना, उसके व्याकरण को सीखना नहीं। भाषा की ऐतिहासिकता, उसके ऐतिहासिक विकास को, उसके पूर्व काल में उसके उद्गम की परिस्थितियों को समझना, क्योंकि इतिहास का भिन्न हिस्सा होता है, ये भी नहीं है। लेकिन भाषा हर संस्कृति का हिस्सा होता है और संस्कृति भी भाषा का हिस्सा होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। भाषा भी संस्कृति का हिस्सा है और संस्कृति भी उसी भाषा का अभिन्न हिस्सा होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि पंजाबी संस्कृति, तो पंजाबी भाषा पंजाबी संस्कृति, बंगाली भाषा
बंगाली संस्कृति, अगर मैं बोलूँ कि खड़ी बोली जो एक भाषा है या बोली है जो भी है, और वो भी अपने आप एक संस्कृति को भी दिखाता है, और कहा भी जाता है कि उस भाषा या उस संस्कृति को देखने का, उसमें ताक झांक करने का सबसे बड़ा जो विंडो है वो हमें भाषा प्रोवाइड कराता है, ये हमें भाषा उपलब्ध कराती है। सो भाषा सीखने का अर्थ किसी भाषा के संस्कृति को भी सीखना है, क्योंकि संस्कृति किसी भी भाषा का अभिन्न हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना क्या जरूरी है? बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता, ऑप्शन नंबर 2 भी बहुत क्लोज है, बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, और अच्छे साहित्य के प्रकाशक। 3 और 4 उतने बेहतरीन ऑप्शन नहीं है। अब 1 और 2 पे थोड़ा सा विश्लेषण करें। बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, लेकिन बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि को अगर उस मनोवैज्ञानिक क्षमताओं से जोड़ें तो मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या होता है कि बच्चे के साइकोलॉजी को समझना, उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस को समझना, बच्चा किस तरीके से समझता है, बाल विकास के क्या सिद्धांत हैं, है ना, पेडागोजी क्या है, किस प्रकार के विधि शास्त्र, किस प्रकार के शिक्षण शास्त्र को वहाँ पे प्रयोग किए जाने की जरूरत, किस प्रकार की अधिगम शैलियों का हम बच्चे के सीखने सिखाने के लिए, बच्चे के बाल विकास को समझते हुए उसको विकसित होने के लिए किस प्रकार से एक एनरिच प्रोग्राम को डिजाइन किए जाने की जरूरत है। सो बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि बेहतर ऑप्शन है, लेकिन बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वन, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर यहां पे देखिए अनुभव है जो थोड़ी देर पहले हमने पहले नंबर सवाल में डिस्कस किया, इसका एजुकेशनल मीनिंगफुल इंप्लीकेशंस क्या है? सदैव अनुभवों पर बात की जाए, अनुभवों पर बातचीत जरूरी है लेकिन सदैव नहीं बोल सकते हैं। अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए, अनुभवों पर लेखन कार्य किया जाना चाहिए लेकिन सब समय बढ़ाया जाने वाला ऑप्शन प्रॉब्लमेटिक है। डायरी लेखन जरूरी है लेकिन उस पर जोर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 को देखें, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने और जुड़ने का अवसर दिया जाए। फिर देखिए यहाँ पे भाषा के मीनिंग को ही ऑप्शन नंबर 4 में रख दिया गया है कि भाषा एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेटिव मीडियम के साथ ही साथ वो अपने आप में एक जोड़ने का भी एक सशक्त माध्यम है, जोड़ने का, जुड़ने का, अपने अनुभवों को जोड़ने का, दूसरे के अनुभवों से जुड़ने का, अपनी बात को रखने का, दूसरे की बात को अपने आप से जोड़ने का भाषा एक बहुत ही सशक्त सांकेतिक माध्यम हमारे सामने उपलब्ध कराती है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ डैश अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार की बात करें, पड़ोस की बात करें, विद्यालय की बात करें, ये सभी हमारे समाज या हमारे सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल अभिन्न घटक या हिस्सा है। तो पुस्तकालय की भूमिका नहीं है, शब्दकोश की भूमिका नहीं है, भाषा प्रयोगशाला के उपकरण भी उतने प्रभावी नहीं हैं, लेकिन परिवार, पड़ोस, विद्यालय, इन सभी को एक साथ एकीकृत करने में सबसे इफेक्टिव, पेपर की बात करें, पत्रिका की बात करें, पुस्तक की बात करें या टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारा संचार माध्यम उपलब्ध कराता। चाहे वो पत्रिका की बात करें, नंदन है, चंपक है, पाठ्य पुस्तक है, टीवी है, मीडिया है, विज्ञापन है, पोस्टर है, ये सारे कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा सीखने में और सिखाने में, भाषा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हमें जनरली दिखते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग, मुहावरों का और लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा को अलंकृत करता है? नहीं। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी का मतलब क्या होता है कि अगर मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषाई प्रयोग में कुशलता दिखती है, कई बार भाषाई प्रयोग में एक अनूठापन दिखता है, एक विशिष्ट नेचर भाषाई प्रयोग में मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से दिखता है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य नहीं होगा, दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका नहीं, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? कौन सा कथन गलत है या उचित नहीं है?
अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है। बिल्कुल सही है। हर अक्षर की एक आकृति होती है, उसकी एक बनावट होती है और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम लोग जनरली ध्वनि उद्गारित करते हैं, उच्चारित करते हैं। पढ़ना उद्देश्यपूर्ण हो लेकिन चुनौतीपूर्ण जनरली नहीं होना चाहिए। चुनौतीपूर्ण होने से हम जनरली उस काम को नहीं करना चाहते, वो हमारे लिए आनंदपूर्ण होना चाहिए। पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्वानुभाव से संबंध होना चाहिए। बिल्कुल सही है। सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पे ध्यान देते। प्रत्येक शब्द पे ध्यान देने का मतलब होता है कि हो सकता है कई बार एकाध शब्द भी बहुत सारी चीज़ें किसी परिस्थिति के बारे में कह जाते हैं, और कई बार जब हम लोग सिंटैक्स की बात करते हैं, वाक्य रचना की बात करते हैं, तो हर एक शब्द की अपनी एक, हर एक शब्द का अपना अलग एक अर्थ होता है और वो वाक्य के पूरे अर्थ को, शब्द का अपना अर्थ भी कहीं ना कहीं एकीकृत तौर पे या वृहद तौर पे प्रभावित करता है। सो इस मेरे अकॉर्डिंग उद्देश्यपूर्ण पढ़ाई हो सकता है लेकिन चुनौतीपूर्ण नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहने कि ईगो सेंट्रिक स्पीच की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है? स्किनर, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, पियाजे। अगर स्किनर की बात करें तो स्किनर लैंग्वेज सिखाने में कहीं ना कहीं, अगर स्किनर की बात करें तो स्किनर लैंग्वेज सिखाने में स्किनर का सबसे ज़्यादा जोर कहीं ना कहीं इमिटेशन पे है। वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की कहीं ना कहीं लैंग्वेज को अगर आप देखें तो इंटर से इंट्रा मानते हैं, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। चॉम्स्की की बात करें तो वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या कहीं ना कहीं अगर बोले तो भाषा अर्जन युक्ति की बात करते हैं। लेकिन ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करें, पियाजे के सेकंड स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक स्तर में, जहां पे बच्चा सेंटरिंग एक ही चीज़ों पे फोकस करता है और औरों के परसेप्शन को, औरों के विचारों को स्वीकार करने की स्थिति में अपने आप को संज्ञानात्मक रूप से नहीं पाता है, तो यहाँ पे ईगोसेंट्रिक स्पीच या अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना को प्रतिपादित करने का श्रेय जीन पियाजे को जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में डैश की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। भाषा सीखने में किसकी भूमिका को और शब्दों के अर्थ को डिफाइन करने में, देने में, गढ़ने में, रचना करने में किसकी भूमिका को हम नहीं नकार सकते? भाषा प्रयोगशाला नहीं होगा। विद्यालय सही है लेकिन विद्यालय समय को हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, या विद्यालय समय में ही हर चीज़ हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पाठ्य पुस्तकों की भूमिका है लेकिन सबसे ज़्यादा भूमिका पाठ्य पुस्तकों के साथ जुड़ते हुए विद्यालयी परिवेश में बच्चा अपने आसपास के अन्य बच्चों के साथ, अपनी परिस्थिति के साथ, परिवार में, समाज में अलग अलग लोगों के साथ वो जो सामाजिक अंतरक्रिया कर रहा है, जो सोशल इंटरेक्शन कर रहा है, जो सोशल एक्टिविटीज़ में अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहा है, जो सोशल डायलॉग है, जो सामाजिक संवाद है, वो बच्चे को एक कहीं ना कहीं एक सामाजिक जीवन से जोड़ने में, उसके सामाजिक अंतरक्रिया का, और कहीं ना कहीं यही सामाजिक अंतरक्रिया उसमें सामाजिक अधिगम और उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हमें दिखते हैं। सो इस सवाल के अनुसार द राइट आंसर विल बी सामाजिक अंतःक्रिया या सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए सबसे सही तरीका, ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं, इस सवाल पे ध्यान देने की जरूरत है। कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटिए। कहानी से ही वाक्य को छांटने की बात है, ध्यान देंगे। दूसरे ऑप्शन में देखिए, कहानी पढ़कर कोई 5 मुहावरे छांटे, इसमें भी छांटने की बात है। छांटने का मत क्या है कि उसी टेक्स्ट से बच्चे को छांटना पड़ रहा है या कलेक्ट करना पड़ रहा है। कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो प्रश्नों का उत्तर भी हो सकता है मोर और लेस बच्चा उसी टेक्स्ट से ही दे। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 को देखें तो यहाँ पे उस विद इन टेक्स्ट चीज़ों पे ही जोर है, लेकिन बच्चा उस टेक्स्ट को पढ़कर अपने अकॉर्डिंग प्रश्न को फ्रेम करे, अपने अनुसार प्रश्न को बनाए। तो बनाने की बात करें तो बनाना कहीं ना कहीं सृजनशीलता के ज़्यादा नज़दीक है। बनाने में, रचना करने में रिलेशन है, संबंध एक प्रकार का दिखता है। और जब हम लोग असेसमेंट इन लर्निंग की बात करते हैं, असेसमेंट पैराडाइम में 4 प्रकार के असेसमेंट है, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, इन लर्निंग। तो उसमें कहानी पढ़कर प्रश्न बनाने का मतलब है कि बच्चा वहाँ पे एक रचनात्मक आकलन कर रहा है कि बच्चे ने समझा है और बच्चा अपने आप से सवाल पूछ रहा है कि इस कहानी के भीतर में किस किस प्रकार के सवाल हो सकते हैं जो हम अपने आप से या आसपास की परिस्थिति से जोड़ के उसे देख सकते हैं यहाँ पे। सो द सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, कहानी पढ़कर
प्रश्न बनाना रचनात्मक आकलन का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। मेरे ख्याल से इस विचार विमर्श से और विश्लेषण से भाषिक नियम के बारे में, एक भाषिक शिक्षण शास्त्र के बारे में आपकी समझ बन रही होगी। प्रीवियस वीडियो को भी अगर हम लोग शामिल करें, फिर भी किसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को रखें। अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम दोबारा आएंगे। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए एंड हैप्पी लर्निंग।